नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज है 19 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की जो शुरुआत है वो एक छोटे से कोट से करेंगे। अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यानी आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आपके पास वो अदृश्य शक्ति है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। यदि इस शक्ति को समझकर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। तो अपने अंदर छुपी हुई उस अदृश्य शक्ति को पहचानिए कि वो हमारी अदृश्य शक्ति है क्या। उस पर काम करिए, कंटिन्यूअस उस पर काम करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। चलते हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे एक मिनट थोड़ा सा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 18 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाते हैं, ठीक है। वहीं 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं और 17 दिसंबर को हम लोग राइट ब्रदर्स डे मनाते हैं। और आज का जो 18 दिसंबर है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में प्रवासी कामगारों के अधिकारों पर 1990 के सम्मेलन की स्मृति में घोषित किया गया था। यानी जो प्रवासी कामगारों के जो अधिकारों पर 1990 में सम्मेलन हुआ था, उसी के स्मृति में इसको 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको घोषित किया गया था। अब इसके जो 2025 में थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, वो क्या है? तो माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, क्या है इसकी थीम है 2025 की। यह दिवस विश्व भर में लगभग 272 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के योगदान को मान्यता देता है। यानी कि विश्व में जितने भी 272 मिलियन जो प्रवासी रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, उनको क्या ये मान्यता देता है, जिसमें 41 मिलियन से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं। यानी आंतरिक रूप से विस्थापित यानी किसी युद्ध से या किसी आपदा से लोग अपने देश से विस्थापित होकर किसी दूसरे देश में चले जा रहे हैं, तो उससे जो 41 मिलियन क्या है? प्रवासी हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे प्रवासी के। तो हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया में जो प्रवासी दिवस है, हमारे इंडिया में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। और ये 9 जनवरी को हमारे इंडिया में प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, महात्मा गांधी आए थे इंडिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक। और बात की जाए इस वर्ष का प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? 2025 का प्रवासी दिवस
जो कि 18वां प्रवासी दिवस था, 18th प्रवासी दिवस। तो 18वां प्रवासी दिवस जो था ये उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किसने 2025 की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्पाइस जेट और चौथा ऑप्शन है आकाशा एयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया, यानी कि अभी हाल ही में 2025 की जो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन है वो एयर इंडिया बन चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एयर इंडिया के बारे में बात करें तो एयर इंडिया जो थी ये 1932 में स्थापित हुई थी, 1932 में, और इसका नाम जो था टाटा एयरलाइंस था, टाटा एयरलाइंस। ठीक है, और इसको स्थापित करने का श्रेय जेआरडी टाटा को जाता है। अब 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। कब? 1946 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एयर इंडिया इसका नाम कर दिया गया। ठीक, और अभी हाल ही में एयर इंडिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन बन चुकी है। कहाँ की? हमारे देश की। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। ये एयर इंडिया की देखिए तस्वीर लगाई गई है। एयर इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष है जब इसने ये पुरस्कार जीता है। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस, ये पूरे दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन है, पुरस्कार 2025 जीता है। यह सम्मान यात्रियों द्वारा आराम, सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है, क्योंकि एयरलाइन बड़े पैमाने पर परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एयर इंडिया नए विमानों, कैबिन उन्नयन और बेहतर भोजन सेवाओं में निवेश कर रही है, साथ ही कई फ्रंट लाइन कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचा रही है। तो ये रहा एयर इंडिया के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है। हाल ही में 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है इस्तांबुल हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो है वो 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा क्या हुआ है? घोषित किया गया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दोहा में है, दोहा। और दोहा कहाँ पे है? ये कतर की राजधानी है, कतर। उसी प्रकार देखा जाए इस्तांबुल हवाई अड्डा तो ये तुर्की में है, तुर्की। ठीक है, तुर्की जो है एशिया में है और तुर्की यूरोप में भी है। तो जो यूरोप में जो आता है तुर्की, उसमें इस्तांबुल नाम की जगह है, वहीं पे इस्तांबुल हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। यही देखिए चांगी हवाई अड्डा है, सिंगापुर, डिपार्चर लिखा हुआ है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने ट्रैवल और प्लस लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पाठकों के
वोटों के आधार पर इसे समग्र यात्रा अनुभव, आराम और यात्री सुविधाओं के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्थान मिला है। एयरपोर्ट ने रोशनदान वाले टर्मिनलों, इंडोर उद्यानों, विश्व के सबसे ऊंचे इंडोर झरने, सुव्यवस्थित लेआउट और लंबी यात्रा को आसान बनाने वाले आकर्षकों में यात्रियों को प्रभावित किया है। तो ये चांगी हवाई अड्डा जो है सिंगापुर का, उसके बारे में थी जानकारी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है फोन पे, दूसरा ऑप्शन है गूगल पे, तीसरा ऑप्शन है अमेजोन पे और चौथा ऑप्शन है पेटीएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजोन पे। यानी कि हाल ही में जो अमेजोन पे है उसने अभी पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है। यानी कि आप बिना पिन डाले भी पेमेंट कर सकते हैं। किससे? तो अमेजोन पे से। अब बात की जाए बाकी के ऑप्शन की, तो फोन पे जो था ये हमारा फोन पे 2015 में आया था ये कंपनी, ठीक है। यही पेमेंट वाली जो कंपनियां होती हैं, बाकी सभी लोग इसको यूज करते होंगे। गूगल पे जो आया था ये 2018 में आया था। उसी प्रकार अमेजोन पे जो आया था ये 2007 में आया था। यानी अमेजोन पे ये सब बहुत पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी माना जाए तो। और पेटीएम कब आया था? 2010 में, ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। अमेजोन पे ने 16 दिसंबर 2025 को भारत में यूपीआई बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया। क्या? यूपीआई बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जिससे एंड्रॉयड डिवाइस पर फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करके 5,000 तक के लेन देन बिना पिन के किए जा सकते हैं। यानी कि अब हम अपने मोबाइल से, ठीक है, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करके 5,000 तक का जो लेन या देन कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन पे में अभी ये सुविधा है। यह सुविधा सेंड मनी, स्कैन एंड पे और मर्चेंट पेमेंट को सपोर्ट करती है, जिससे डिवाइस से जुड़े बायोमेट्रिक के साथ तीव्र और एक हाथ में से उपयोग करने की सुविधा मिलती है, जो फ़ोन में ही रहती है, ठीक है। तो ये रहा अमेजोन पे के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, तीसरा ऑप्शन है इक्वाडोर, चौथा ऑप्शन है पेरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। यानी कि अभी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर क्या किए हैं? सिग्नेचर किए हैं। अब अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ये सभी जितनी भी कंट्रियां हैं ये साउथ अमेरिका में हैं। कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका। ठीक। अब इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की, ब्यूनस आयर्स। उसी प्रकार कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी देखा जाए तो क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? ला पाज। ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि भारत और अर्जेंटीना ने नई दिल्ली में 2025 से 27 के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से द्विपक्षीय कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जो है उसका आदान प्रदान को सुदृढ़ करना है।
यानी कि ये दोनों देश मिलके कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे दोनों लोग मिल बांट के यूज किया जा सकता है उस पर काम करेंगे ये दोनों देश, भारत और अर्जेंटीना। सहयोग में सतत कृषि विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शून्य जुताई, मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरक वितरण और जर्म प्लाज्म का आदान प्रदान शामिल है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारत और किस देश ने आधिकारिक वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया। यानी कि अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरबिया ने आधिकारिक वीज छूटा जो छूट समझौते हैं उस पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि ये दोनों देश अपने नागरिकों को वीजा में जो है छूट अब देंगे। कौन? भारत और सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। उसी प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो, इंग्लैंड जो है उसकी राजधानी क्या है? इंग्लैंड राजधानी ही है ब्रिटेन की। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, फ्रांस सीन नदी के तट पे है, ठीक। इंग्लैंड जो है टेम्स नदी के तट पे है। जापान जो है ये एशियन कंट्री है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ये गल्फ कंट्री है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि भारत और सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी परिषद के संरचना के अंतर्गत आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए रियाद में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश के राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारक को अल्प अवधि वीजा से छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये जो वीजा छूट दी जा रही, राजनयिक जो हो गए या विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारक हैं उनको ये छूट दी जाएगी अल्प अवधि के लिए। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य आधिकारिक आदान प्रदान को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? सुदृढ़ सहयोग जो है हमारा उसको और सुदृढ़ करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि हाल ही में किसे नवंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पहला ऑप्शन है सेनु रन मुथुस्वामी, दूसरा ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सिराज और चौथा ऑप्शन है साइमन हार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साइमन हार्मर। यानी कि साइमन हार्मर को, ठीक है, आपका नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों की श्रेणी में। ठीक, अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो सेनु रन मुथुस्वामी जो है ये अक्टूबर में थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, अक्टूबर महीने के थे। अभिषेक शर्मा जो थे सितंबर के थे। उसी प्रकार मोहम्मद सिराज जो थे अगस्त के थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब चलते हैं हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट वो देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर, ये कहाँ के हैं? साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। अब इन्होंने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन के लिए यह सम्मान जीता। अब ये जो इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया नवंबर महीने का, क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो थी उन्होंने भारत के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन किया था। ठीक है, उनके प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत में ऐतिहासिक 2-0 से टेस्ट सीरीज की जीत हासिल की, जो 2000 के बाद उनकी पहली जीत थी। ठीक है, हार्मर को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में पीएम मोदी की अदिस अबाबा यात्रा के दौरान भारत और इथोपिया के बीच कितने समझौते किए गए हैं। यानी अभी हमारे मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, तो अभी हमारे इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा गए, तो वहाँ पे उन्होंने कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला ऑप्शन होगा 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी, इथोपिया की, इथोपिया। इथोपिया क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देख लेंगे। देखिए यही हैं इथोपिया के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदिस अबाबा यात्रा के दौरान भारत और इथोपिया के द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह प्रधानमंत्री मोदी की इथोपियाई की पहली यात्रा है। इथोपिया की इनकी पहली यात्रा है, किसकी, मोदी जी की। एमओयूज में सीमा शुल्क सहयोग, अब देखिए बात करते हैं क्या क्या साइन किया गया। तो सीमा शुल्क सहयोग पे डेटा सेंटर की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इन तीनों विषयों पर क्या हुआ है, समझौता हुआ है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, सीमा शुल्क सहयोग, डेटा सेंटर की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा जैसे विषयों पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अभी अहमद अली, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जो तस्वीर में दिख रहे हैं, उनका नाम है अभी अहमद अली, की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है इथोपिया, दूसरा ऑप्शन है जॉर्डन, तीसरा ऑप्शन ओमान और चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इथोपिया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये जो मोदी जी हैं हमारे, ये टोटल इंटरनेशनल अगर इनके पदक की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात की जाए, तो अभी तक इन्होंने टोटल 28 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, मोदी जी को। ठीक है, इथोपिया, और ये अभी 3 देशों की यात्रा पर थे मोदी जी, इथोपिया, जॉर्डन, ओमान। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। और मिस्र जो है ये भी अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ की राजधानी है काहिरा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार मिला है मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया प्राप्त हुआ है। यानी कि इस पुरस्कार का नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख हैं। यानी ऐसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो पहले मतलब नेता हैं जो जिनको कि इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय सम्मान है। ठीक है, ये बता ही दिए हम आप लोगों को। इस यात्रा के दौरान भारत इथोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है। ठीक, तो ये रहा इथोपिया और भारत का जो राजनयिक संबंध हो है मजबूत हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 68वें NSCC में स्वर्ण पदक किसने जीता। पहला ऑप्शन है मनु भाकर और सिमरनप्रीत बराड़, दूसरा ऑप्शन है विजय कुमार, तीसरा ऑप्शन है सौरभ चौधरी और चौथा ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मनु भाकर और सिमरनप्रीत बराड़ जो है इन्होंने अभी 68वें
एनएससीसी में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये जितने भी प्लेयर्स आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये लोग शूटिंग से रिलेटेड हैं। किससे? शूटिंग। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर्स जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित नहीं हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा कि मनु भाकर, सिमरनप्रीत बराड़, विजय कुमार, सौरभ चौधरी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये लोग शूटिंग से रिलेटेड हैं। अब 68वें एनएससीसी में के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फैक्ट। देखिए, यही मनु भाकर हैं और सिमरनप्रीत बराड़ हैं। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत बराड़ ने क्या गोल्ड मेडल जीता। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 की स्वर्ण पदक विजेता सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, यानी कि इन दोनों लोगों ने क्या गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।